आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के खौफ के बीच आम जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा है। कारोबार मुतासिर हुआ है तो दूसरी तरफ तालीमी इदारे बंद हैं। सयाहत पर भी इसका बड़ा मनफी असर पड़ा है। लेकिन इस खौफ के माहौल में आज मुल्क की बेटी निर्भया को लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला है, तो वहीं कमलनाथ के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा भी खत्म हो गया है। इन तमाम खबरों पर प्राइम डिबेट में आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबरों पर रिएक्शन क्या कुछ है, रद्द-ए-अमल क्या कुछ है, वो आपको सुनवाई देते हैं और उसके बाद हम तफसील से बात करेंगे। कोरोना पर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन आज की जो बड़ी खबरें हैं उस पर क्या कुछ रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है, सबसे पहले वो हम आपको सुनवाते हैं। दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन 2 महीनों में भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देशवासियों ने आवश्यक सावधानियां बरतने का भरसक प्रयास भी किया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम संकट से बचे हुए हैं। ऐसा लगता है सब ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का सजग रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। आज इस देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 7.5 साल बाद जाकर निर्भया को आज न्याय मिला है। निर्भया की आत्मा को आज जाकर फाइनली शांति मिली होगी। और मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी रेपिस्ट हैं उनको आज एक बहुत कड़ा संदेश दिया है इस देश ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रेप करोगे तो फांसी की सजा तो होगी ही होगी। निर्भया के माँ बाप ने बहुत संघर्ष करा है, बहुत लंबा एक समय रहा है। हर पल तक, आखिरी पल तक वो लड़ते रहे हैं और उनके संघर्ष को मैं सलाम करना चाहती हूँ। साथ ही मुझे लगता है कि इस देश के जो सरकार है, अब जाकर कम से कम उन्हें एक कड़ा सिस्टम बनाना चाहिए। एक महाराज और उनके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोगों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, जिसकी सच्चाई थोड़े ही समय में सबके सामने आ जाएगी। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोगों और पार्टियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि मुल्क में एक तरफ मुश्किल दौर से मुल्क गुजर रहा है। कोरोना वायरस का कहर लगातार जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच आज 2 बड़ी खबरें एक तरह से सामने आई। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर है उसमें ये खबरें कहीं ना कहीं एक तरह से दब कर रह गईं। आज मुल्क की बेटी को लंबे इंतजार के बाद निर्भया को तकरीबन 7.5 सालों के बाद इंसाफ मिला। निर्भया के जो कसूरवार थे आज सुबह उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन यह खबर भी आज कहीं ना कहीं दब कर रह गई। जिस तरह से कोरोना के वाकयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क इस वक्त एक मुश्किल की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में यह खबर दब कर रह गई। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार और सियासत की अगर बात करें तो वजीर आला कमलनाथ ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से। और पहले यह कहा जा रहा था, कल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फ्लोर टेस्ट असेंबली में कराया जाए और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जब कमलनाथ को यह महसूस हुआ कि वो सरकार
इस पोजीशन में नहीं है कि वो अक्सरियत साबित कर सकें, तो उन्होंने पीछे कदम हटाते हुए एक तरह से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह खबर भी कहीं ना कहीं एक तरह से सिर्फ मध्य प्रदेश और भोपाल तक महदूद हो गई, क्योंकि कोरोना वायरस का जो मामला इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आज खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई रियासतों के वज़राए आला और वहां के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि मौजूदा जो हालात हैं, कोरोना वायरस से जो हालात पैदा हो रहे हैं, आखिर उनसे कैसे निपटा जाए। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया था, नेशन को एड्रेस किया था, और वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि सिर्फ एहतियात बरता जाए, डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एहतियात बरता जाए। और वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क से अपील की थी कि 22 मार्च यानी आने वाले इतवार के रोज, संडे के दिन जनता कर्फ्यू का एहतमाम किया जाए, लोग अपने घरों में रहें, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कोई अपने घरों से ना निकले। तो इस तरह से एहतियात बरता जा सकता है और कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन इस बीच जो आज की 2 बड़ी खबरें, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी हैं, जो कि माहिर हैं, डॉक्टर हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी आप जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपके अलावा नाइश हसन साहिबा समाजी कारकुन हैं, जहदकार हैं, और खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम नाइश हसन साहिबा ने किया, और आज के वक्त में भी वो खवातीन के लिए बहुत काम करती हैं। नाइश हसन साहिबा, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। मेरे साथी महताब आलम, जो कि भोपाल से जुड़े हुए हैं, नुमाइंदे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की पूरी सियासत पर आपकी नजर रही है। महताब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट अभय उपाध्याय जी, एडिटर आउटपुट नेशनल डेस्क न्यूज़ 18, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले महताब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं मुल्क में, ऐसे में आज की 2 बड़ी खबरें एक तरह से दबकर रह गई। एक तो निर्भया को, मुल्क की बेटी को 7.5 साल के बाद इंसाफ मिला, और दूसरी खबर आपके यहां से मध्य प्रदेश से जो बड़ी खबर थी, जहां का सियासी ड्रामा एक तरह से आज उसका खात्मा हो गया, लेकिन अभी भी सिक्के की दूसरी तस्वीर महताब एक तरह से अभी बाकी है, तस्वीर कि आखिर अब होगा क्या मध्य प्रदेश में। क्या बीजेपी अब नई सरकार बनाने जा रही है, या कांग्रेस और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जो तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, क्या वो कुछ उलटफेर करेंगे? क्या कुछ अपडेट आपके यहां से महताब है? क्या कुछ हलचल है मध्य प्रदेश में वहां की सियासत को लेकर? हुरैरा, में बता दें कि ये जो 3 खबरों का आपने जिक्र किया, तीनों खबरों का एक दूसरे से ताल्लुक हम तीनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं। कोरोना वायरस की बात करें, या बेटी निर्भया की बात करें, या फिर सियासत और अदावत की बात करें, सबसे ऊपर जो है कोरोना वायरस इसलिए है कि कोरोना का ताल्लुक हमारे समाज से भी है, हमारी सियासत से भी है, हमारी तहजीब से भी है, हमारी सकाफत से भी है। और जब तक जो है किसी मुल्क में अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए कैपिटल पनिशमेंट होता रहेगा, तब तक इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। 7.5 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा, और तमाम चीज़ों के मालूम होने के बाद जो है, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो उस पर हमें शर्म भी आती है कि इतने बड़े मामले पर जहाँ पर फौरी तौर पर सजा दी जानी चाहिए थी, और कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए था, ताकि दूसरा जुर्म ऐसा मुल्क में ना हो और मुहज़्ज़म माशरे में इस तरह का बदनुमा दाग ना होने पाए। और फिर अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, जिस तरह से कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 40 मिनट का अपना खिताब किया, उसको देखते हुए हमें देख रहे हैं कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में जो है तमाम लोगों ने इस अपील पर लब्बैक कहा, और तमाम जगहों पर ये बेदारी मुहिम चलाई जा रही है कि कोरोना वायरस को लेकर हमें एहतियाती तदबीर कुछ अख्तियार करना है। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ की समाजी तंजीमों की बात करें, यहाँ के सिस्टम की बात करें, हम गवर्नर साहब की बात करें, या फिर हम जेल के कैदियों की बात करें, या फिर जो तालीमी इदारों की बात करें, मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, हर तरह पर ये बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। और आज नमाज की बात करें, जुमे के दिन था, और बड़ी एहतियात के साथ जो है शहर काजी ने ऐलान किया कि तमाम लोग अपने घरों से जो है वजू करके आए, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, और जहाँ तक हो सके बात डराने की, खौफ की नहीं, बल्कि बात जो है बेदारी की है, ताकि एक पुरअमन माहौल में एक अच्छे माशरे की हम तश्कील देख सकें, और हम बेदारी के जरिए इस पर काबू कर सकते हैं। और फिर बात अगर मैं मध्य प्रदेश की सियासत की बात करूँ, तो 17 दिनों से जो एक ड्रामा चल रहा था, उस पर हमें देख रहे हैं कि एक खामोशी से जो एक रोक लगी है, और इस पर हुई कि जिन लोगों पर जो है कमलनाथ को एतबार था,
उन लोगों ने ही जो है किस तरह से उनको जो है बैकफुट पे ले आए। और फिर अगर हम बात करें कि तमाम चीज़ों पर कांग्रेस को आला क़यादत पर गौर करने की भी ज़रूरत है कि इस तरह के वाक़यात क्यों हो रही है। और फिर जो है जब तक सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन आप अपनी सियासत में नहीं रखेंगे, इस तरह के वाक़यात होते भी रहेंगे। और फिर मुझे इस वक्त जो है राहत इंदौरी का शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि जो है ये जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जाहिर सी बात, आज जो लोग हैं कल उनको किसी और को मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग मुलतवी कर दी गई। मीटिंग कल शाम को होगी और ये समझा जा रहा है कि जिस तरह के जराये का कहना है कल ही जो है जो लेजिस्लेटिव पार्टी का जो लीडर तय होगा उसके फौरी बाद जो है गवर्नर से मुलाकात करने के बाद हुकूमत का दावा पेश किया जाएगा, क्योंकि संडे में पूरे बिल्कुल यानी मध्य प्रदेश की सियासत का और पॉलिटिक्स का ड्रामा पूरी तौर से एक तरह से खत्म नहीं हुआ है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान ममता काले जी, बीजेपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता काले जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अभय उपाध्याय जी, जो बात हम मेहताब आलम से मध्य प्रदेश की सियासत की पॉलिटिक्स की कर रहे थे, थैंक यू। किस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत को आप देख रहे हैं? क्या वाकई में अब कमलनाथ की कुर्सी तो चली गई, लेकिन क्या बीजेपी का कमल खिलेगा? देखिए, ये तो ठीक है कि पहला अध्याय जो नाटक चल रहा था उसका पूरा हुआ, कमलनाथ का इस्तीफा हो गया। अब दो सवाल अभी उभर कर आ रहे हैं सामने। एक तो ये, अभी तक तो ये लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ में कमान जाएगी, चूंकि पहले भी काफी लंबे अरसे तक वो राज्य के मुखिया रह चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन ये इक्वेशन इतना सीधा साधा लगता नहीं है। वहां अंदर खाने में वहां भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तीन लोग इसमें बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थे। जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसमें नरोत्तम मिश्रा एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं, पहले भी उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की रही है। शिवराज सिंह चौहान भी हैं और एक इसमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी था, उन्होंने भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल। ये तो रही बीजेपी के अंदर की बात। और जहां तक सिंधिया साहब की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। वो उसके साथ ही साथ जो विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस की तरफ से उनको बहुत सारी चीजें मिली थी। 50 समर्थकों को उनके टिकट मिला था, 6 लोग उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो इतनी सारी चीजें हासिल थी। अब देखने वाली बात क्या है कि आखिर वो हासिल करना क्या चाहते थे या अभी और हासिल क्या करना चाहते हैं, इसका भी समाधान होना बाकी है। तो एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहुंच रहे हैं, बीजेपी में पहुंचे हैं, वो उनका एडजस्टमेंट और उनकी महत्वाकांक्षाओं का, एम्बिशंस का एडजस्टमेंट बीजेपी के साथ कैसे होता है और बीजेपी ऐसे मौके पर बीजेपी की तरफ से कौन आदमी नेता बनकर सामने आता है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इनका समाधान आने वाले वक्त में देखिए, एक तो खैर तुरंत सरकार फॉर्मेशन होगा तो पता चल जाएगा, उसके लिए खींचतान चल रही होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला जो मामला मैं कह रहा हूं, ये थोड़े लंबे अरसे बाद तक चलेगा और इसका असर उस थोड़े से वक्त के बाद भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और बीजेपी इस सिचुएशन से किस तरह से निपटती है, देखना बिल्कुल ये भी देखना बहुत अहम और दिलचस्प भी होगा। मैं नाइश हसन साहिबा आपके पास आऊंगा। नाइश हसन साहिबा, आज की जो एक बड़ी खबर, निर्भया को जिस तरह से इंसाफ मिला, एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुल्क की बेटी को आज आखिरकार इंसाफ मिला है। नाइश हसन साहिबा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो कसूरवार थे उन्हें फांसी दी गई, कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, क्या इस बुराई को खत्म करने में आज जिस तरह की सजा दी गई, फांसी पर चढ़ाया गया, कि इसमें कहीं ना कहीं देरी तो बहुत हुई, लेकिन क्या लगता है कि इस पर इस तरह की सजा देने से समाज में इस बुराई में कमी आएगी, इस पर रोक लगेगी? देखिए अबू हुरैरा जी, ये बड़ा सवाल है आपने जो उठाया है। मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो मैं कभी भी फांसी या किसी भी कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, लेकिन हीनियस क्राइम है तो उसमें एक पक्ष बनता है, दुनिया में भी ऐसा होता है। लेकिन आप ये देखिए कि इतना डिले जस्टिस हुआ और निर्भया के बाद और ये तय होने तक भी कि इसको फांसी होगी, उसके बाद भी आप देख रहे हैं लगातार बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ, बूढ़ों के साथ। तो ये लगता है कि शायद इससे कोई सबक वबक नहीं मिलेगा। सबक सिर्फ तब मिल सकता है जब हमारा जस्टिस फास्ट होगा, और शायद तब फांसी की भी जरूरत ना पड़े। अगर फास्ट है जस्टिस तो समाज को जरूर सबक मिलेगा। लेकिन आज भी लोग ये डरते नहीं हैं कि आज मैं करूंगा, ये 7 साल हुआ, हो सकता है 12 साल, 15 साल, 20
साल हो, इंसाफ ना मिले और बच भी जाए। जो हमारा अभी जुडिशरी का सिस्टम है वो सबके सामने है। तो मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी जाती राय है। और फर्क तब पड़ेगा जब स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी जस्टिस हो, तभी खाली इंसाफ और सबक दोनों मिलेगा और लोग डरेंगे भी। ये मेरी राय है। बिल्कुल बिल्कुल। निम्मी रस्तोगी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। निम्मी रस्तोगी जी, 2012 में जब निर्भया का पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद लग रहा था कि अब मुल्क में बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे और बहुत सख्त कानून बनेंगे। हालांकि कानून में उसके बाद तब्दीली की भी गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे वो उन्नाव की मिसाल आप सामने ले लें या इसी तरह से कठुआ की मिसाल ले लें, बल्कि सैकड़ों और हजारों वाकयात इस तरह से हुए। क्या जिस तरह से फांसी दी गई है एक लंबे इंतजार के बाद, जिस तरह से नाइश हसन साहबा मानती हैं कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है कि इससे एक डर और खौफ समाज में पैदा होगा ऐसे दरिंदों के अंदर? जी, सबसे पहले अबू आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। एज अ हेल्थ प्रोफेशनल जिसने जिंदगी और मौत के बीच की जो खेल होता है, जो बारीक सी नाजुक सी डोरी है, उसको कई बार हॉस्पिटल्स में और अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में देखा है, तो मेरे हिसाब से आपकी खबरों की इंपॉर्टेंस में फिलहाल कोरोना से ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं हो सकती। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट रही हूँ निर्भया के टाइम से, तो मेरे लिए आज एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क दिन है, एक बहुत सेटिस्फैक्शन का दिन है कि फाइनली इंसाफ मिला है। जिंदगियां आती हैं, जिंदगियां जाती हैं, लेकिन इस तरह से कोई निर्भया कभी ना हो, इस तरह से किसी जिंदगी का खात्मा ना हो, इस तरह की ऑडेसिटी के साथ कोई क्राइम ना करे। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा ये इंसाफ हुआ है। और जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस एज दिल्ली गवर्नमेंट रहा है, कि हमें लगता है कि सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। आप पुलिस सिस्टम की लीजिए, जुडिशियल सिस्टम का लीजिए, आप सोसाइटल रिफॉर्म्स लीजिए, जेल रिफॉर्म्स लीजिए, तो एक सीरीज से, एक सिलसिलेवार तरीके से हमें ये शुरुआत करनी होगी कि इतना डिले ना हो सिस्टम में और इंसाफ को मिलने में। कैपिटल पनिशमेंट वाली डिबेट में तो मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन 7 साल, 7.25 साल कोई मतलब नहीं था इस केस का इतना खींचने का। और मैं चाहूंगी कि आगे भविष्य में कुछ ऐसे कड़े डिसीजन लिए जाएं जो कोई भी ऐसा केस उसको इतना लंबा ना खींचा जाए। आप इंटरनेशनल मीडिया देखिए, आज हर जगह निर्भया के रेपिस्ट को हैंगिंग की बात हर जगह हो रही है। तो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा धब्बा था जो शायद कुछ हद तक आज कम हुआ होगा, लेकिन ऐसे धब्बे नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक पूरे समाज को एक तरह से झंझोड़कर इस वाकये ने रख दिया था, लेकिन आज कम से कम इस बात का इत्मीनान है कि मुल्क की उस बेटी को इंसाफ मिला है, हालांकि देरी बहुत हुई है। मैं ममता काले जी आपके पास आना चाहूंगा। ममता काले जी, जिस तरह से नाइश हसन साहिबा जी या निम्मी रस्तोगी जी ने कहा कि सिस्टम में खामियां पहले भी थी और सिस्टम में खामियां आज भी हैं, इन खामियों को अगर भरा जाए, इन खामियों को अगर कम किया जाए, इस पर क्या आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है ताकि हमारा जो समाज है वो पूरे तौर से पाको साफ हो जाए? हाँ अबू जी, धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और जहां तक आज का दिन है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे एक महिला होने के नाते यही बोलूंगी कि आज का जो सुबह का सूरज था वो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने काली अंधियारी रात जो निर्भया के मां के और उसके परिवार में वो लेकर के आ गए थे, आज असल में उन्होंने असली दिन देखा है, असली उजाला देखा है। तो उस मां को मैं सलाम करती हूँ, उस मां को मैं सल्यूट करती हूँ। और ये बात सही है कि जस्टिस डिले हुआ, लेकिन जस्टिस डिनाई नहीं हुआ और फाइनली आज वो डिलीवर हो गया। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। और हाँ, किसी भी रेपिस्ट को फांसी की सजा अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि ये इस बात को मैं भी मानती हूं। और ये भी सच है कि जब इस तरीके की कैपिटल पनिशमेंट्स हम ऐसे परवर्ट्स को देंगे तो डेफिनेटली 1000% लोगों में ये मैसेज जाएगा, उन लोगों को जिनके मन में ये भावना रहती है कि अगर हमने किसी महिला की अस्मिता का हनन करने की कोशिश करी और किया तो हमको बख्शा नहीं जाएगा।
अब मैं इस बात पर भी आती हूं कि देखिए, रेप जो है ये एक बहुत ही विकृत मानसिकता है अबू जी। अगर ये विकृत मानसिकता नहीं होती तो आज इसी समाज के अंदर एक पिता अपनी पुत्री का रेप नहीं कर रहा होता, या एक ताऊ अपनी बेटी को नहीं छेड़ रहा होता, भाई बहन की रक्षा कर रहा होता। लेकिन ये जो विकृत मानसिकता है ये हमारे समाज में फैली हुई है। हमारे को ये जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए कि जैसे भी छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर हम इस व्यवस्था को चेंज करने, इस मानसिकता को चेंज करने का प्रयास करें। और एक और चीज बोलना चाहूंगी, जो हमारी सामाजिक दायित्व है, सरकार का तो जो दायित्व है पर हमारा भी है कि अबू जी देखिए, हमने सुना है हमेशा हर परिवार जो है ना अपनी बेटियों को नसीहत देता है, हर घर में नसीहत बेटी को मिलती है, ऐसे कपड़े मत पहन, इतने बजे घर से आ जाना, वहां पर क्यों चली गई थी, या अगर वो कुछ मिनी स्कर्ट पहन के जा रही है तो लोग उसको मतलब ऐसे घूरते हैं जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। पर अगर उसके छोटे वस्त्र किसी भी लड़की के रेप का कारण होता तो 80 साल की ये मां या 2 साल की बेटी का रेप नहीं होता। तो ये विकृत मानसिकता है, इसको खत्म करना है। और अब हमें उस लाइन पर जाना है जहां पर हर परिवार जो है अपने बेटों को समझाए, उन लोगों को, उन पुरुषों को समझाए कि महिला कोई वस्तु नहीं है, कोई कमोडिटी नहीं है, उसकी इज्जत करना सीखो। और उनकी मानसिकता और उनकी सोच बदलने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जहां तक सरकार की बात है, देखिए पॉक्सो हमारे देश में था, लेकिन उसके अंदर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जो थी नाबालिग का रेप करने के लिए नहीं थी। और पॉक्सो को इस सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने उसको अमेंड किया है। और अब अगर कोई भी माइनर का रेप होता है तो उस रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए 2019 दिसंबर में ही निर्भया के वाकये के बाद भी इस तरह के वाकयात रुके नहीं। समाज लगातार हमारा शर्मसार होता रहा। निर्भया के केस के 7 साल बाद भी आज आप देखिए कि हालात क्या हैं समाज में। लगातार कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन न्यूज़पेपर और मीडिया में इस तरह की खबरें ना आती हो, समाज शर्मसार ना होता हो। ये वाकयात कैसे रुकेंगे? जी हाँ, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इन्हीं वाक्यों को रोकने के लिए मैंने वो बात करी थी कि समाज, सोसाइटी में हम सबको भी जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें भी जिस स्तर पर भी, जिस लेवल पर भी हम ये मानसिकता को बदल सकते हैं बदलेंगे। ये जो जस्टिस हुआ है 7 साल बाद, इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी कि हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ही नहीं थे, है ही नहीं। तो उसके लिए भी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था दिसंबर 2019 में, जिसकी मैं सराहना करती हूं। और उन्होंने बोला कि 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस देश में खोले जाएंगे, और जिसके लिए 424 करोड़ की जो धनराशि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी है। बिल्कुल, तो रिफॉर्म हो रहे हैं। मिलाकर समाज को बेदार होने की जरूरत है। और अगर समाज बेदार हो जाएगा तो शायद इस तरह की जो बुराइयां हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है, उसका खात्मा किया जा सकता है। मैं अब इस वक्त के सबसे बड़े इशू, मतलब मुल्क जिन मुश्किलात से गुजर रहा है इस वक्त, हम लोग जिन मुश्किलात से दो चार हैं, यानी कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है लगातार इस तरह के मामले मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर निम्मी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कोरोना वायरस को लेकर। डॉक्टर निम्मी, हम देख रहे हैं कि लगातार अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, बहुत हद तक हमने इस पर काबू पाया है, बहुत ज्यादा हमने इसे फैलने नहीं दिया है। लेकिन अब जो धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है, लगातार डिफरेंट स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां पर ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव केसेस डेली बेस पर हम देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार 200 से ज्यादा केसेस हो गए। आखिर इस फैलाव को किस तरह से रोका जाए? देखिए अबू, पैंडेमिक्स एक पैटर्न को फॉलो करती है और ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात मेडिकल साइंटिस्ट के लिए नहीं है कि केसेस बढ़ेंगे। इनफैक्ट ये और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल राइज हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये प्रिडिक्टेड था, और जिस तरह का वायरस है उसके जो स्टडी की गई नेचर का, तो ये बढ़ेगा, इंसान से इंसान में फैलेगा अनलेस आप इसको कंटेन कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल तरह का आइसोलेशन एंड लॉकडाउन कर सके। इसीलिए आप देख रहे हैं इतने सारे मेजर्स लिए गए हैं और राज्यों से और राष्ट्रों से सीख कर हमने, और इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है। यहाँ एक रोल टेस्टिंग का भी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का भी है। हमें ये लगता है कि इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है, इसके लिए हमें नंबर ऑफ टेस्ट थोड़े ज़्यादा करने चाहिए, ताकि हम ये पता लगा सकें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वायरस का फैलाव आम लोगों में हो गया है, ना कि उन लोगों में जो कि बाहर से आए हैं या उन लोगों के कांटेक्ट में हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री कर रहे हैं।
तो हमें अभी इस टेस्टिंग फैसिलिटी को और ज़्यादा एक्सपैंड करना होगा और हर संभव कोशिश जो कि ICMR, WHO और हर साइंटिफिक बॉडी से आ रही है उसको करना होगा। हम यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन फॉलो करें, हम अपनी किसी आशंका में ना पड़े, अपना दिमाग ना लगाएं। ये एक साइंटिफिक चीज़ है जो कि जिस तरह से पहले की इसका पैटर्न ऑलरेडी स्टडी कर लिया गया है। तो पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन और दवाइयों की, क्लोरोक्वीन जैसी दवाई की पर भी रिसर्च चल रही है। तो मेरे ख्याल से हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमको थोड़ा स्केल अप करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें छोड़कर आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सारा ध्यान आप सिर्फ और सिर्फ कोरोना की रोकथाम में लगाइए। आने वाले 3 हफ्ते बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, इसमें हमको सबका योगदान चाहिए। बिल्कुल नाइश हसन साहबा, लखनऊ से बड़ी चौंकाने वाली खबर कोरोना वायरस को लेकर आई। जिस तरह से कहा जाता है कि बॉलीवुड के लोग बड़े एजुकेटेड होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, लेकिन जो काम कनिका कपूर ने किया है, सिंगर कनिका कपूर ने जिस तरह से एक पार्टी में वो जाती हैं और उन्हें पता भी होता है कि उनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं, और उसके बाद देखिए पूरा लखनऊ के कई इलाकों को बंद कर दिया गया है। तो जो समझदार लोग हमारे समाज में अगर वो इस तरह के कदम उठाएंगे तो कैसे हम इस पर काबू पाएंगे? जी, आज तो हमारा शहर बिल्कुल लॉकडाउन है, ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हमें समझना होगा अबू हुरैरा साहब। पहली बात यह है कि वो आई, उसको फ्लू था, लेकिन वो तब तक उसको पता नहीं चला। ठीक है, वो गलती थी, उसे पूरी होशियारी समझदारी अपनानी चाहिए थी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को सवाल नहीं किया जाएगा क्या कि उसको टॉयलेट में रखा और उसको बिना चेकिंग के आउट कर दिया। ये सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं? खाली हम मीठी मीठी बात करके चीज़ों को दूर नहीं कर पाएंगे। कल प्रधानमंत्री की बात में कुछ भी काबिले गौर नहीं था। काबिले गौर बात यह है कि जो लोग आ रहे हैं वो कैसा रेफरेंस है, कैसी सिक्योरिटी है कि वो निकल के बाहर जा रहे हैं, उन पे तवज्जो देना चाहिए और पनिशमेंट देना चाहिए कि आपने एक लड़की को ऐसे निकलने दिया और उसने हजारों तक अब वो पहुंचा दिया। उसने 3 पार्टी की, 3 पार्टी जिसमें 200, 100, 250 लोग थे। आप ये इमेजिन करिए अब इसका असर कितना बड़ा होगा। तो पहली गलती तो एयरपोर्ट पे हुई ना, पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। 15 तारीख कई एमपीज इस पार्टी में थे और अब बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। जी हाँ, उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे थे। बिल्कुल, और स्वास्थ्य मंत्री उसकी पार्टी में बैठे हुए थे। मतलब हैरत की बात है कि हमारा काम हिंदुस्तान की सियासत का खाली बातें करना है या कुछ लागू करना भी है। कैसे वो निकली, कैसे वो स्वास्थ्य मंत्री वहां बैठे थे और क्यों नहीं कोई प्रिकॉशन लिए गए? अगर वो एयरपोर्ट पे मैं ममता जी आपके पास हूं, उससे पहले अभय जी, जो बात नाइश हसन जी कह रहे हैं कि आखिर किस तरह से हमारे दावे तो बड़े बड़े हैं और तैयारियों के हम दावे कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए क्या ये छोटी मोटी चूक नहीं है? जो बात नाइश जी ने कही कि एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या कह रही थी, क्या ये बड़ी चूक वहां से नहीं हुई है? देखिए, इसमें चूंकि हमारे पैनल में एक बहुत ही लर्नेड डॉक्टर भी हैं, वो इसके बारे में कुछ और भी बातें बताएंगी। लेकिन देखिए, कई सारे केसेज में ऐसा हुआ है कि जब फॉरेन से आने वाले लोग यहाँ पर उतरे हैं, इनफैक्ट एक हम कोरोना इंफॉर्मेशन सेंटर भी हमारे नेटवर्क में बनाया हुआ है। बिल्कुल, मैं उसमें काफ़ी देर तक आज रहा, तो कई सवाल ऐसे भी आए जिसमें एक शख्स ने पूछा कि मेरा दोस्त दुबई से आया है 18 तारीख को, एयरपोर्ट पे उसकी जांच हुई, लेकिन वहां पर उसका टेम्परेचर वैसा नहीं था। प्राइमरी जो जांच हुई उसमें उनको कहा गया कि अभी आप ठीक है, लेकिन आप घर जाइए, आपको बाद में बुलाया जाएगा। तो वो 2 दिन तक इंतजार करते रहे, आज उनको बुलाया गया। मतलब कि एयरपोर्ट पे जो जांच हो रही है, वो थर्मल जो हमारी प्रोसेस है, तो उसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि लोगों ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये आदमी कोरोना से इन्फेक्टेड है या नहीं है। बिल्कुल। तो वैसे में उस इंडिविजुअल की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और खास करके ऐसे लोग जिनके बारे में नोन है, इनकी अवेयरनेस लेवल बहुत ज्यादा है। कोरोना के बारे में तो आज मैं बैठा था, राजस्थान, बिहार, झारखंड, असम, दूर दराज के गाँव से कॉल मैंने खुद रिसीव किया आज। वो लोग जानना चाह रहे हैं कि इसके बारे में हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे अपने आप को बचाना चाहिए। तो वैसे लोग जो इंग्लैंड के दौरे पर हैं, जो हजारों लोगों के बीच परफॉर्म करते हैं, उनको अपनी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि अगर मैं आ रहा हूं विदेश से या आ रही हूं विदेश से, तो मुझको खुद को क्वारंटीन करना चाहिए। मुझको खुद को ऐसे दायरे में नहीं ले जाना चाहिए जहां बहुत सारे लोग हैं
और अगर मैं कैरी कर रहा हूं उस वायरस को तो बहुत सारे लोग इससे एक्सपोज हो जाएं। तो एक सबसे पहले मतलब खुद की भी एक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल इस दोषारोपण से पहले और सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को इसमें पेनलाइज करना चाहिए, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। इससे बड़ी बात अभी जागरूकता की है। ये जिंदगी का सवाल है। देखिए, इसको आप दोषारोपण ना समझिए। मैं वही कह रहा हूँ, दोषारोपण नहीं है जनाब। देखिए, मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, आपके बात करने के फ्लेवर को मैं समझ रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये अभी का जो वक्त है ये जागरूक होने का, लोगों को जागरूक करने का है। और हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। बिल्कुल। डॉक्टर निम्मी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। उसके बाद मैं ममता जी और डॉक्टर मेहताब आपके पास भी आऊंगा। निम्मी जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। जी 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 जी, मैं कह रही हूँ यहाँ बहुत बड़ा कोई मिसिंग लिंक है। ये हो ही नहीं सकता कि वो संडे को वापस आई हैं और हाई रिस्क जोन से आए हैं और उन्हें स्क्रीनिंग के लिए या उन्हें क्वारंटाइन के लिए बोला ना जाए, बिकॉज मैंडेटोरिली हर वो टूरिस्ट या हर वो इंसान जो ट्रैवल करके इन कंट्रीज से आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग और उसका टेस्ट और उसकी क्वारंटाइन अब से नहीं, पिछले 8 से 10 दिनों से वो मैंडेटरी हो गई है। तो ये बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है, मिस्ट्री है कि वो एयरपोर्ट से निकल कैसे आई, और अगर वाकई निकल आई तो हो सकता है वीआईपी कल्चर रहा हो, लोगों ने सोचा हो कि इनको निकाल देते हैं। और इसके अलावा उनका एक बहुत इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री उन एरिया से है जहां इतनी ज्यादा इंसिडेंस है केसेस की, तो उनको खुद एक भी कदम आगे रखने से पहले इंसिस्ट करना चाहिए था कि मैं एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलूंगी जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं होगी कि मैं इन्फेक्शन फैला सकती हूँ या नहीं। ये रोल मॉडल्स हैं, ये सेलिब्रिटीज हैं, इनका कही हुई बातों का लाखों करोड़ों लोगों पर फर्क पड़ता है। इनकी जिम्मेदारी आम लोगों से कई गुना ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जाहिर सी बात है। हम आज बात मुल्क पे जो मुसीबत आई इस पर बात करते हैं, लेकिन आज हम कनिका कपूर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे एजुकेटेड और पढ़े लिखे और समझदार लोग जब इस तरह की गलतियां करेंगे और इस तरह से खुद अपनी जिम्मेदारी एक तरह से नहीं निभाएंगे तो फिर इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। मैं ब्रेक के बाद इस पर और बातचीत हम करेंगे और मुल्क में जो ये परेशानी और जो मुश्किल हालात हैं इससे कैसे निपटा जा सकता है। वजीर आजम साहब ने जो अपील की है जनता कर्फ्यू की, वो कितना कारआमद होगा इसके लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। रहा है बात हम कोरोना वायरस के कहर के कर रहे हैं। लगातार मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। आखिर इस पर हम काबू कैसे पाएंगे, या जिस तरह से वजीर आजम साहब ने अब एक अपील की है मुल्क के अवाम से, जनता कर्फ्यू की अपील की है। 22 मार्च इतवार के रोज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ये जनता कर्फ्यू की अपील की गई है। क्या इससे कितना ये कारगर होगा, कितना इससे असर पड़ेगा, क्या हम कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए इस तरह के अगर कदम उठाए जाएं, क्या ये काफी होगा इससे लड़ने के लिए? इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ममता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर मेहताब आपके पास आना चाह रहा हूं। मेहताब, भोपाल की और मध्य प्रदेश की अगर खासतौर से हम बात करें, अभी वहां पर कोई सरकार नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि कमलनाथ जी के जाने के बाद अब इंतजामिया के हाथ में एक तरह से मध्य प्रदेश है। कोरोना से पूरा मुल्क में एक तरह से हाहाकार मची हुई है। मध्य प्रदेश भी अब इससे एक तरह से अछूता नहीं रह गया है। किस तरह से इस वबा से मध्य प्रदेश में निपटा जा रहा है, और जो अपील पीएम मोदी ने कल की है जनता कर्फ्यू की, उसे लेकर किस तरह के कदम उठाए गए हैं मध्य प्रदेश में? और हम बता दें कि जब कमलनाथ थे तब भी कदम उठाया गया, तो आज भी कमलनाथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। शाम को 6 बजे की अगर हम बात करें तो गवर्नर लालजी टंडन ने इस मामले को लेकर जो है मीडिया को बुलाया और फिर उन्होंने इसकी जो अपील की कि जनता कर्फ्यू को लेकर किस तरह से आपको सजग रहना है और किस तरह से कॉपरेशन की ज़रूरत है। और अगर उसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, नगर निगम की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तमाम तरफ से जो है, और फिर धर्मगुरुओं की बात करें। धर्मगुरुओं को हम अलग करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि धर्मगुरु भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि चाहे आप मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, चर्च में जाए, हर जगह पर लोग जाते हैं और हम देख रहे हैं कि उसका एक बड़ा असर आज हमें देखने को मिल रहा है। और ये सारे क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री को इसलिए जाता है कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, जनता ने उस अपील पर लब्बैक कहा और तमाम लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ पर मामला जो कनका कपूर की आप बात कर रहे थे, पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है और जिम्मेदारी का एहसास होना एक अलग बात है। आप जब जहाज से उतरते हो, फॉरेन से कहीं से आते हैं, तो जहाज से उतरने के
बाद जो है जब हम देखते हैं कि वहाँ पे कस्टम होता है, कस्टम से जो है बाहर निकलते में कई विंडो से आपको गुजरना पड़ता है। जब तक उन कई विंडो में किसी ने रोका नहीं, उस पर मुझे हैरत हो रही है, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान के अलावा बहुत सारे जो मुल्कों में गया हूँ, इतना आसान नहीं होता कि आप जो अगर कस्टम से बाहर निकल गए तो फौरी तौर पर बैग उठाकर आप बाहर निकल सकते हैं। कई जगह पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद भी आप बाहर निकलते हैं, लेकिन किसी ने कहीं पर नहीं रोका, उस पर मुझे हैरत हो रही है। और दूसरी बात, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं भोपाल से लेकर जम्मू तक की बात करूँ या हैदराबाद तक की बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में मास्क जो है उसकी कालाबाजारी होने लगी है, सैनिटाइजेशन की जो है कालाबाजारी होने लगी है। और आज तक मुझे जो है किसी भी मीडिया पर कहीं ये खबर देखने को सुनने को नहीं मिली, भोपाल में भी नहीं मिली कि इन कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया गया हो, क्योंकि वहां पर भी तो गवर्नमेंट को नजर रखने की जरूरत है। सही। अगर नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की जरूरत है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी वहाँ पर नजर रखने की जरूरत है कि इस मुश्किल घड़ी में वो कौन कौन लोग हैं जो कालाबाजारी के जरिया अपना पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक दोनों फ्रंट पे हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो पहल प्रधानमंत्री जी की है हम उस पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। ममता काले जी, देखिए जिस तरह से डॉक्टर मेहताब बता रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले जो बातें हुई, डॉक्टर निम्मी ने जो बातें बताई या नाइश हसन जी ने जो बातें बताई कि आखिर हमें तो अब हर महाज पर लड़ने की जरूरत है, जितने भी फ्रंट है सब पर हमें एक तरह से लड़ने की जरूरत है। आखिर ये चूक कहां से हो गई, इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? जिस तरह से कनिका कपूर इंग्लैंड से वापस आने के बाद लखनऊ पहुंच जाती हैं और वीवीआईपीज की जो पार्टी होती है उसमें शिरकत करती हैं, और ममता जी आप मुझसे बेहतर जानती होंगी कि अब ये पूरा कनेक्शन लखनऊ से कनिका कपूर का जो है पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। वसुंधरा राजे और उनके बेटे ने अपने आप को एक तरह से आइसोलेट कर लिया है। मतलब क्या इस हालात में भी इन गलतियों की गुंजाइश बचती है क्या? नहीं, कतई नहीं बचती है। और मैं दो लाइनें बोलना चाहती हूं जो विपक्ष वाले इतनी हाइतोबा मचा रहे हैं उनके लिए लिखा है कि राहुल गांधी एंड गैंग राजनीति में इतना भी गिरो ना और सरकार के हर सही फैसले का विरोध करो ना। खुद तो अपने घरों में दुबक गए, जरा ये शाहीन बाग वालों को भी इनके घरों में भरो ना। और कोरोना से लड़ने के लिए सरकार का साथ दो ना और कोरोना को नमस्ते करो ना। तो अभी जो हो रहा है हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। सत्ता पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, ये पेंडेमिक है, पूरे वैश्विक ये बीमारी महामारी है, इसको हमें साथ में लड़ना है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे कुछ नहीं होगा अबू जी। दूसरी बात, हमें यह भी जानना चाहिए कि हम चाइना के साथ 3844 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतवर्ष के अंदर ईश्वर की कृपा से बहुत कम और हमारी सरकार की मेहनत से बहुत कम केसेस हैं। हम कंट्रोल्ड मेजर्स ले रहे हैं, इसलिए ममता जी, लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे, अगर इस तरह के मामले सामने हो जाएगा, अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो फिर हमारे जो दावे वो तो खोखले साबित होंगे। जिस तरह से कनिका कपूर ने जो बड़ी गलती की है, इसका खमियाजा तो दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अबू ममता जी से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जी जी ममता जी, सवाल आपसे अबू जी देखिए ऐसा है, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए प्लीज। बात नहीं, मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं आपको मैं बोल रही हूँ, ये भी जानकारी हमको होनी चाहिए, पूरे भारतवर्ष को होनी चाहिए जी कि 3844 किलोमीटर का बॉर्डर हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। उसके बावजूद टचवुड यहाँ पर इस सरकार ने मुस्तैदी से काम किया है। जैसे ही WHA से उनको पता चला तभी से उन्होंने तो बहुत अच्छा काम है सरकार का, ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है ममता जी, सरकार जो भी काम कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो चूक अगर होंगे। देखिए दूसरी बात ममता जी, सरकार के कदम बहुत अच्छे हैं, मैं तो लगातार तारीफ कर रहा हूं, पूरा मीडिया तारीफ कर रहा है, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं सरकार की, लेकिन जो ये चूक हुई है, अगर इस तरह से चूक होगी तो फिर निमटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जी कुछ कह रहे हैं आप? जी जी वो ठीक है, मैं बात वहां से उठाना चाह रहा हूं। अबू सीधा मामला है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। सुनिए, इसको इसमें कनिका कपूर का जहां तक प्रश्न आता है, आपको नहीं लगता कि कनिका कपूर की स्वयं की भी जिम्मेदारी थी कि वो अपने को स्क्रीन कराए? देखिए दो एक्ट्रेसेस यूपी से वापस आई और दोनों का सरनेम कपूर है। सोनम अपनी पार्टी के साथ आई और उन्होंने अपने आप को 14 दिन क्वारंटीन में डाल दिया। ममता जी सुन लीजिए, अबे जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं जी। अदर सिंगर कपूर वो आई और उसके बाद वो पार्टी में जाने लगी, तो आपको ये नहीं लगता कि ये हमारी इन सब लोगों की जिम्मेदारी भी है? चलिए ममता जी, उसके बारे में मैंने खुद ही कहा था कि ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? अगर दुष्यंत सिंह वहां थे तो इसमें आपके नाराजगी की क्या वजह है? ये चूक तो है,
जब सारे देश में हाहाकार मचा है, आपकी पार्टी की सरकार है, कोई वजह नहीं, जितेंद्र प्रसाद भी थे, मोदी पीएम को सामने आकर अपील करनी पड़ती है लोगों से। पूरी लिस्ट निकालिए, ऐसे में सेलेक्टिव आप नाम मत ऑफेंडेड क्यों बोलिए, फील आप करती हैं? सेलेक्टिव नाम मत बोलिए, आप जितेंद्र प्रसाद को भूल गए, आप नहीं, बाकी उनको भी। लोगों का नाम कौन लेगा? अरे आप इसको सियासत का ये सियासत का डर नहीं है। सरकार ने क्या किया? एयरपोर्ट में क्या हो रहा है? ये महिला बोल रही थी कि एयरपोर्ट में क्या हुआ? बात हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। छोटी सी बात है कि इतनी बड़ी चूक हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। भारतवर्ष की सरकार की WHO ने भी तारीफ करी है, पूरा विश्व आज मोदी जी की और भारत की सरकार की तारीफ कर रहा है, लेकिन आप ममता जी देखिए जो तारीफ हो रही है वो तो ठीक है अपनी जगह। जिम्मेदारी भी स्वीकार नहीं ममता जी जो तारीफ हो रही है वो तो ठीक है, सभी काम की तारीफ कर रहे हैं। मैंने जब बुलेटिन शुरू किया था उसी वक्त मैंने कहा था कि हिंदुस्तान ने बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया, काबू किया है, बहुत तेजी से नहीं फैला है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है और सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, जो ये चूक हुई है क्या इसकी जगह बनती है इस तरह के हालात में? और नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई जगह नहीं सांसद बनती और हैं, एयरपोर्ट आप में लोगों के बीच जाते हैं, तमाम वक्त आप दूसरों को नसीहत देते हैं, ऐसे में एक पब्लिक और अगर यही होता रहेगा तो कोरोना जैसे वायरस पर हम रोक नहीं लगा पाएंगे। हमें इस पर काम करने की जरूरत है। VIP कल्चर को हम इस तरह से कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस वक्त आम और खास सबको एक ही नजर से देखने की जरूरत है। नहीं, आप इस तरीके से उन लोगों पर इल्जाम मत लगाइए। हो सकता है कनिका कपूर बोल के निकल गई होगी, मैंने करवा दिया आपका बात नहीं है। सोनम कपूर भी तो आई थी, सोनम कपूर की भी और उनके पति दोनों का चेक हुआ। ममता जी जस्टिफाई कर रही है, ममता जी जस्टिफाई कर रही है, इल्जाम ही है। आप उनको धन्यवाद करने के बजाय डॉक्टर जितने एयरपोर्ट वाले लोग, हेल्थ वर्कर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे लोगों की तारीफ आप लोगों के मुंह से नहीं निकलेगी। पर आप ये बोलेंगे कि वजीर आजम ने क्या बोला, आपको पता ही नहीं है कि वजीर आजम ने क्या बोला। आपको ये मालूम है, आपको मालूम है कि ईरान के अंदर भारतवर्ष के नागरिकों को चेक करने के लिए मना कर दिया गया था, और भारतवर्ष के वजीर आजम माननीय मोदी जी ने वहां पर 6 लोगों की टीम भेजी है। पता है आपको? क्या फैक्ट पता है? आपके पास फैक्ट नहीं है तो आप मत बोलिए ना, बिना फैक्ट से मत बोलिए। आपको पता क्या है? नहीं पता है। आपके टोन ये मुद्दा वो नहीं है जो आप जैसा टर्न कर रही है मैडम। ठीक है, अरे मैडम आप नहीं देखिए, बिल्कुल ये वक्त सियासत का नहीं है, पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। ये ममता जी ये सियासत का टाइम नहीं है, ये मुश्किल घड़ी है। किस तरह से सारे लोग मिलकर इस मुश्किल घड़ी में एक साथ आकर इसे लड़ा जाए, ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर मिलकर काम करने की जरूरत है। ममता जी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि सरकार क्या कर रही है, वज़ीर आज़म ने क्या किया है। ठीक है, नहीं ठीक है, देखिए इस तरह से लड़ते रहेंगे तो कोरोना पर हम बात नहीं हो पाएगी, फिर हम कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। हम इस तरह से टीवी डिबेट पे अगर लड़ते रहेंगे तो कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे, कोरोना से हम हार जाएंगे। फिर सुन लीजिए ममता जी, सुन लीजिए ममता जी। बिल्कुल, काश कि आप मुझे बोलने देते और बाकी लोग मेरे ऊपर नहीं बोलते। ममता जी सबसे ज्यादा टाइम तो मैंने आप ही को दिया है, सबसे ज्यादा टाइम तो मैंने आप ही को दिया, लेकिन बोलना शुरू करा सबने मेरे ऊपर बोलना शुरू कर दिया। नहीं मैडम, ठीक है ममता जी ये गलत फहमी आपकी है कि आपको बोलने नहीं दिया गया। हंस रहे हैं भाई साहब, अपनी हंसी को कंट्रोल में रखिए प्लीज, क्योंकि हंसने के लिए ये सीरियस मुद्दा है। ठीक है, नहीं बहुत सीरियस मुद्दा है। सियासत में जो कोरोना आ गया है उसका असर आप पर दिखाई दे रहा है। नहीं ममता जी, ठीक है, एक करके वन बाय वन बात कर लीजिए। और सामाजिक जागरूकता के जरिए कोरोना को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लफ्जों को तहजीब के दायरे में नहीं रख सकते हैं ना, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप चैनल में आके बात करें सर। ममता जी ठीक है, आप बोल कि मुझ पर कोरोना का असर हो गया है, आप बात तो सुनिए। वार्तालाप आप कर रहे हैं तो अपने शब्दों को एक करके ममता जी दायरे में रखिए। आप इस तरीके की बातें मत कीजिए और हंसिए भी मत। आपसे आप बात तो बात हो रही है, क्यों आप लोग माहौल बना के रखा है? जोक तो नहीं है ना ये? है अभी आप सुन नहीं रही है बात, आप बात सुनना नहीं चाहती। अजीब सी शायरी आपसे सवाल पूछा गया था कनिका कपूर और आप अगर ये पार्टी को शुरुआत में ही तो आपने बात शुरू कर दी। राहुल गांधी के ऊपर आपने कविता सुनाई, राष्ट्र के नाम हमने आपकी पूरी कविता सुन ली, और जब उसके ऊपर बात करने की बारी आई तो आपने पूरा भारत चाइना का भूगोल समझा दिया।
क्या बात कर रही हैं अथॉरिटी ने क्या किया, वही तो सवाल है मैडम। नहीं वही तो सवाल है। एयरपोर्ट ठीक है, आपसे जब बात की जाती है उस पार्टी की बात की जा रही ठीक है, है। एक एक करके मैं सबके पास एक एक करके आ रहा हूँ। ठीक है, आप राहुल गांधी पर ठीक है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं की आप पर। ठीक है, दूध और पानी का पानी हो नहीं ठीक है जाएगा। ममता जी, अब बात हो गई। ममता जी देखिए, अब लगातार बोलती रहेंगी, थक जाएंगे। एक एक करके मैं चाह रहा हूं कि बस एक एक करके बात कीजिए। मैं जिसके पास जाऊंगा वही जवाब देगा। मैं डॉक्टर जी आपके पास आ रहा हूं। मैडम ठीक है, नाइस जी मैं आ रहा हूं, नाइस जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं सबके पास बारी बारी आ रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि इस इशू पर कम से कम शोर शराबा ना हो डिबेट में, कुछ मसले का हल निकलना चाहिए। न्यूज 18 उर्दू लगातार ये अपील कर रहा है और लगातार हम लोग एक इंफॉर्मेशन, एक कंट्रोल रूम भी चला रहे हैं जहां से पूरे मुल्क को हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है कि उस नंबर पर जो लोग चाहें फोन करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो माहिर डॉक्टर हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगे। और यह ऐसा इशू है जहां पर हम लड़के और चिल्लाकर इस मसला हल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम सबको मिलकर इस इशू के लिए सामने आना होगा। डॉक्टर निम्मी, जिस तरह से अब मामला बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कैसे इस पर काबू पाया जाए? जो बात पीएम मोदी ने कही है जनता कर्फ्यू की, क्या आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी सरकार से देरी हो गई? यह कदम थोड़ा और पहले उठाया जाना चाहिए था? अब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम में से कुछ लोग पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। मैं ये समझ सकती हूँ कि जिस हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर जिस नज़रिए से मैं इसको देखती हूँ, जिस अर्जेंसी से देखती हूँ, वो आम इंसान नहीं देख सकता। वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उन्होंने एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम नहीं देखा है। लेकिन फिर भी इतने गंभीर मसले को इतना ट्रिवियलाइज करना बहुत बड़ा बचकानी बात होगी, बिकॉज आपको पता नहीं है कि क्या क्या कहर ये ढा सकता है और किस हद तक यहाँ कैलामिटीज हो सकती हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा कंपोजर ऑफ मैच्योरिटी से इसको डील करें तो अच्छा रहेगा। समस्या सबके लिए है, सबके साथ है, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन सबकी जिम्मेदारी है। और जहां पर 20 लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगी हुई है, वहां पर कैसे लोग पार्टी करने का जज्बा रखते हैं या वहां कैसे सेलिब्रेटरी मोड में आते हैं या कैसे एंजॉय करने का उनका मन भी करता है, जहां ये प्रोस्पेक्ट्स हैं कि लाखों लोग, हजारों लोग विश्व में मर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बहुत बड़े लैक्यूनाज हैं जो हमें फिलअप करने होंगे। अक्रॉस अ पार्टी लाइन हमें सारे कुछ यूनानिमस डिसीजन लेने होंगे और हम वजीर आजम के जो डिसीजन है, जो उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, वो एक अच्छा कदम है, उसका स्वागत करते हैं। उसको पूरी शिद्दत से लागू कीजिए। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेप रहेगा ताकि हम एक क्वारंटाइन, एक सेल्फ क्वारंटाइन से सेमी लॉक्ड अप कर सकें, बिकॉज आने वाले समय में हो सकता है हमको हफ्तों तक ये क्वारंटाइन करनी पड़े। तो सब लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल। नाइश हसन साहब, आप कुछ कह रही थी, लेकिन उससे पहले लखनऊ में ही जहां पर कनिका कपूर ने ये पार्टी की है, आप देख लिए कि घंटा घर पर शहरियत तरमीमी कानून और CAA के खिलाफ बहुत सी जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं और लगातार पुलिस उन्हें एक तरह से टॉर्चर करती। कल भी हमने देखा कि उस धरने को जबरदस्ती हटाने की कोशिश की गई। तो इस तरह के धरनों पर तो सरकार की नजर है, लेकिन जहां पर इस तरह की पार्टियां हो रही हैं उस पर सरकार की नजर नहीं है। जी अबू हुरैरा जी, दोनों बात अहम है। पहली बात मैं आपको कहूं कि ये जो धरना है NRC और NPR के खिलाफ, मैंने आज ही अपील की है कि आप इसको खत्म कीजिए और इसको सांकेतिक कर जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि ये वक्त हमारा जो है ये हमारा वैश्विक आपदा है। तो हमें देश और दुनिया के साथ खड़े होना है, पहली बात, और ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वो जो अथॉरिटी में जो कुछ भी हुआ है, मैं ये कह रही हूँ, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई रोज हो गया बहुत सीरियसली, होली के पहले सीरियसली कहा था कि हम सारे एक्शन हमें लेना है, सारे सिस्टम एक्टिव रहें। तो ये हमें बगैर किसी पार्टी, बगैर किसी उसके ये मानना ही है भाइयों बहनों सभी को, हमारे जितने भी साथी, हमें सबसे पहले उनकी जान बचाने हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो एक्शन नहीं हुआ और जब ये है कि 20 लोग हों तो वो
एक जगह 100, एक जगह 250 लोग कैसे पार्टी में आए। डॉक्टर साहिबा जो बैठी बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि एक तो अपने ज़मीर का सवाल है और दूसरे जो हमारे जिम्मेदारान हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये माफ़ी, और रात हो गई, मैं दिन भर ये इंतज़ार करती रही कि अथॉरिटी के खिलाफ कोई बयान आएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये बहुत काबिले फिक्र बात है किसी भी इंसान के लिए। ममता जी की भी बात का इसमें जवाब है, आपकी भी बात का जवाब है। हम सब एक ही देश में है ना, हम सबको करना है। तो अभी हमारे प्रायोरिटी एनआरसी मूवमेंट तब होगा ना जब हमारी जिंदगियां बचेंगी। बिल्कुल जाहिर सी तो बात है, बिल्कुल। उसको हमें अहमियत जान है देनी तो पड़ेगी। जहान है, बिल्कुल। सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, जनता को भी देना पड़ेगा। जान है तभी हमारी जहान है। तो हमारा कदम कमजोर है, कहीं ममता जी, इसको तस्लीम करें और ममता जी, इसको अब बेहतर पार्टी करें। लेवल से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। अगर कोरोना को हराना है तो हमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी सब कुछ छोड़ना होगा। हमें एक इंसानी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। अगर वसुंधरा राजे और दुष्यंत जी का नाम आ जाए तो उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी से कोई गलती हुई, और बहुत अच्छा कदम वसुंधरा राजे जी ने एक तरह से उन्होंने उठाया है कि अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, क्वारंटाइन एक तरह से उन्होंने किया है, तो सियासत नहीं होनी चाहिए इस तरह के इश्यू पर। ममता जी जी बिल्कुल, और वही मैं तब से कह रही हूं कि ये बात ये नहीं है कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये बात नहीं होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए कि कल जो राष्ट्र के नाम संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो बहुत जरूरी आवश्यक कदम है जो हम सबको उठाना है। पैनिक हमें स्प्रेड नहीं करना है और ना ही हमें यहां पर क्वेश्चनिंग करनी है किसी को। और पार्टीज जो हुई है, मैं भी उस पार्टी के खिलाफ हूं, होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो लखनऊ में हो रही हो या अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व जिन्होंने आज ही रिजाइन किया है, उनके घर में पिछले 3-4 दिन से लगातार 100-200 लोग हर शाम में मुख्यमंत्री आवास में इकट्ठे हो रहे थे और देर देर तक वार्तालाप चल रही थी। इस तरीके की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मैं स्वयं से इस बात को बोलती हूं। पार्टी तो सभी तरह की इस वक्त तो कोई पार्टी यही परेशानी है, यही परेशानी है, यही परेशानी है कि अगर मैं सच बोलूंगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो वही तो मैं भी बोल रही हूँ, तो वही तो मैंने बोला, वही तो मैंने बोला। आप मुझे, और दूसरी बात एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ बहुत सीरियस, देखिए कोरोना बीमारी कोई स्टिग्मा नहीं है, केवल हमें अपने हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना है। यही निवेदन हमें सबसे करना है। और अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, आप सिम्टोमेटिक हैं, तो प्लीज जाइए डॉक्टर्स के पास। 24/7 हमारी हेल्पलाइन चल रही है। 72 चेकिंग सेंटर है, 49 अभी एक दिन के अंदर आ जाएंगे। बहुत सारे चेकिंग सेंटर है, अपने आप को जाके चेक करवाइए, हाथ की सफाई का विशेष ध्यान रखिए। बिल्कुल, और हमारा नमस्ते आपने देखा पूरे विश्व के अंदर खुद की फैल गया है, जिम्मेदारी क्योंकि बनती हमारा है कि हम निकलकर सामने आए और सरकार के साथ खड़े हों। जो काम सरकार कर रही है, अगर उसमें हम एक तरह से सहयोग नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे, तो काम पूरा नहीं होगा। मैं मेहताब, क्योंकि पार्टियों की बात चल रही है, मध्य प्रदेश और खासतौर से भोपाल में तो बहुत पार्टियां चल रही हैं, सियासी पार्टियां। कांग्रेस अलग एक तरह से गौर फिक्र कर रही है कि किस तरह से अब आगे काम चलेगा, और बीजेपी एक तरह से गौर फिक्र कर रही है कि किस तरह से सरकार बनाई जाएगी। तो पार्टियां तो इस वक्त भोपाल में बहुत चल रही हैं, उन पर कैसे काबू पाया जाएगा? देखिए, पार्टियों का जो मामला है, जो ममता जी कह रही थी, ये सच है कि कई दिनों तक जो है सीएम हाउस में पार्टियां हुई हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए था कि आज जब जो है कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के भोपाल ऑफिस में जश्न मनाया गया और लोग जो है किस तरह से हाथ में लेकर एक दूसरों को मिठाइयाँ खिला रहे थे। इससे हमें दूर होकर जाना चाहिए। लेकिन दूसरा मैं एक भी बता दूं कि इसी जो है कोरोना वायरस को देखते हुए आज शाम को जो सीएम जो है साबिक वजीर आलम शिवराज सिंह की बात करें तो उनके यहाँ जो भोज रखा गया था उसको कैंसिल कर दिया गया। एक कदम है और सराहनीय कदम, इसको जो है हमें इसकी 27 करनी चाहिए। बिल्कुल, अभय उपाध्याय जी, एक लास्ट कमेंट में आपसे लूंगा कि बहुत सेंसिटिव मामला है, और अगर बहुत दिल से इसे हम लोगों ने नहीं लिया तो नुकसान बहुत हो सकता है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और सरकार के साथ अगर अवाम और हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो मामला एक तरह से फिर आगे बढ़ेगा। इसे हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए सरकार के शाना बशाना हम लोग को निकल कर आना होगा। देखिए, वही जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तब नाइस जी से भी उनकी बात पे मैंने कमेंट किया था कि ये टाइम वही है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन हमारा होना चाहिए, इस चीज की भी जांच होती रहनी चाहिए कि कहाँ कमियां रह जा रही हैं। लेकिन अभी यह है कि इससे ज्यादा और सवाल नहीं उठाते हुए, इस बात से बचते हुए कि कौन पार्टी कर रहा है और किसी राजनीतिक पार्टी में क्या हो रहा है, इन सब से बचते हुए सबसे पहले जरूरत यह है कि लोग
समझें इस बात को। इसकी जरूरत हर खासो आम को समझना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी बहुत जरूरी है कि जो लोग रोल मॉडल्स हैं, जिनकी बात का असर होता है लोगों के ऊपर, उनको ज्यादा इसमें उनकी जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। नेता हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों को बिल्कुल जाहिर सी बात है। और न्यूज़ 18 उर्दू भी बार बार यही अपील कर रहा है कि जिस तरह से वजीर आजम साहब ने अपील की है, तो 22 तारीख को जरूर आप उस अपील पर एक तरह से उस हिदायत पर अमल करें और जनता कर्फ्यू को बढ़ चढ़कर कामयाब बनाएं, क्योंकि कोरोना वायरस एक तरह से कड़ी जुड़ती है और उस कड़ी को अगर तोड़ना है तो उसके लिए हमें एहतियात बरतनी होगी। और बार बार जो मैं अपने बुलेटिन में कहता हूं कि एहतियात, एहतियात और एहतियात, अगर एहतियात बरतेंगे तो हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, ममता काले जी, मेहताब आलम साहब, नाइश हसन साहिबा और अभय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।